अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आज काबीना का इजलास हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर आई। पाकिस्तान के हुकूमत के जो माशी अहदाफ थे, जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें ये मिल रही हैं कि वो हासिल हो रहे हैं, उस पर भी बात हुई अमन अमान की सूरत हाल को लेकर और उसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात को भी लेकर। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो अपोजिशन की खामोशी है, बावजूद इसके कि उनको दावत दी गई थी कि आप आएँ, साथ बैठें, इस्लाहात की बात करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी बड़ी अफसोसनाक है या मायूस कौन है। अपोजिशन की अगर एक्टिविटीज़ की हम मुख्तसरन बात करें तो पीडीएम को जगाने की एक दफ़ा फिर कोशिश की गई है, और ये कोशिश इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से की गई है और इसी सिलसिले में उन्होंने एक इजलास भी किया। पीपल्स पार्टी के एक वफ़द ने, सीनियर वफ़द ने भी उसमें शिरकत की और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी इस पर मुलाकात की, गुफ्तगू की। मौलाना साहब का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी गलती का एतराफ़ करे, गलती तस्लीम करे, तो फिर इस पर कुछ हो सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इस हवाले से ही बात करेंगे। क्या हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में पीडीएम कोई चैलेंज हो सकता है या हो सकती है, इस पर ही बात कर लेंगे। जो हमारे से पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी अस्सलाम साहब, वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, एमएनए पीटीआई की और फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं फॉर टेक्सटाइल। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, हमारे साथ इसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब भी मौजूद हैं जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मुख्तसरन शामी साहब से भी मैं बात कर लूँ। शामी साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो पीडीएम है जिसके हवाले से बात हो रही थी और आज शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने की, ऑल्दो कि मरियम साहिबा कहती हैं कि पीडीएम से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई। इस तमाम सिनेरियो को आप कुछ हौसला अफजा देख रहे हैं अपोजिशन के लिए दोबारा से यकजा हो सकते हैं इन फ्यूचर सर? देखिए, पीडीएम में पीपल्स पार्टी के साथ और एएनसी के साथ जो दूसरी जमातों का इख्तलाफ पैदा हुआ, वो तो हम सबके सामने है। और सेनेट में जब चेयरमैन का इलेक्शन था उस वक्त तक तो सब इकट्ठे थे, लेकिन फिर लीडर ऑफ दी अपोजिशन के हवाले से इख्तलाफ पैदा हुआ। तो पीडीएम की जमातों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो मुश्तरका तौर पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहती हैं और कोई मुश्तरका मकासद हासिल करना चाहती हैं तो उन्हें एक दूसरे से ताउन करना होगा और मुफाहमत का रास्ता अपनाना होगा और एक दूसरे की गलतियों को माफ करना होगा या एक दूसरे की दिलजोई करनी होगी। ये जो बात कही जा रही है कि पीपल्स पार्टी माजरत करे, ये कोई माजरत इस तरह से ना तलब की जाती है सियासी इत्तेहादों में और ना कोई करता है। तो ये बाहमी एतमाद का मामला होता है और अगर पीपल्स पार्टी और पीडीएम का रास्ता अलग अलग होगा तो जाहिर है कि फिर वो कोई जो तहरीक चलाने की बातें हो रही थी, जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, वो तो नहीं हो सकेगी, ना फिर इस्तीफे दिए जा सकेंगे। वो भी अब सब किस्सा माजी समझे तो फिर नॉर्मल पॉलिटिक्स करनी चाहिए सारी जमातों को और अगले इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। देखिए शामी साहब, अगर पीपल्स पार्टी नहीं आ रही है तो क्या हम इससे ये समझे कि हुकूमत जो पीपल्स पार्टी है, जो कि इस वक्त सेनेट में एक बेहतरीन पोजीशन पे भी है, मेजॉरिटी में भी है, वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक से पीछे हो गई है या पीछे हट रही है? नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक से पीछे हट गई है। पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है और आप देखें सिंध में उसकी हुकूमत भी है, उसके सिस्टम में स्टेक्स भी हैं, तो वो अपना किरदार अदा करती रहेगी अपने तौर पर। और पार्लियामेंट के अंदर कोई ताउन हो सकता है अपोजिशन का एक दूसरे से, और पार्लियामेंट के बाहर पीडीएम अपनी जगह काम करेगी और पीपल्स पार्टी अपनी जगह काम करेगी। इससे हुकूमत पर दबाव तो कम होगा और हुकूमत के लिए आसानी भी पैदा होगी। लेकिन बहरहाल ये तो फिर वो जो सियासत है उसका नतीजा है ये, तो इसलिए हुकूमत को अगर कोई रिलीफ मिलता है तो हुकूमत के लिए भी सुकून का सांस लेना यानी
बेहतर मुमकिन होगा, बल्कि उसमें आसानी हो। सही है, दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया शामी साहब। मैं ज़रा कुंडी साहब से भी इस हवाले से बात कर लूँ। जी कुंडी साहब, क्या इरादा रखते हैं आप? हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं या हुकूमत को सुकून का सांस देने का इरादा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, ये जो कल शहबाज शरीफ साहब का डिनर था, ये कोई पीडीएम का वो नहीं था जिसको मुख्तलिफ चैनल्स पेश किया जा रहा है कि पीडीएम का कोई फंक्शन था या कोई मीटिंग थी। ओके ओके। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने अपोजिशन जमातों के जो पार्लियामेंट में उनको उन्होंने दावत दी थी, उसमें ऐसी पार्टियों के या ऐसे मेंबरान भी आए थे जिनका पीडीएम के साथ ताल्लुक नहीं है, जो पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिसमें अब देखें मौलाना साहब पार्लियामेंटेरियन नहीं है, उसके बेटे हैं, तो वो उनके बेटे गए थे अपने, और हमारी तरफ से भी पार्लियामेंटेरियंस का जो वफ़द था वो गया था, 3 रुकनी वफ़द गया था, और इसमें कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई पीडीएम के हवाले से जो भी है। आज मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अगर हम इतने इमेच्योर हैं तो मौलाना साहब से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, तो ये एपीसी मौलाना साहब ने क्यों नहीं बुलाई, ये पीडीएम उन्होंने क्यों नहीं बनाई? ये तो उस इमेच्योर बकौल इनके उन लीडरशिप ने बुलाई, चेयरमैन बिलावल ने बुलाई थी, उन्होंने एपीसी बुलाई और पीडीएम बनाई और सब कुछ हमने किया। अब ये कहते हैं कि हमारी डिक्टेशन पे चलें, तो इनकी डिक्टेशन पे तो कोई नहीं चल सकता। कौन कहता है आप उनके डिक्टेशन पे चले? पीएमएलएन कहती है ये नहीं, मौलाना मौलाना साहब साहब? अगर सदर बन गए, देखें बात यह है कि उन्होंने हमारे पहले देखें, हमने ना कोई रिक्वेस्ट की है, ना हम दरख्वास्त पकड़े खड़े हैं कि हमें पीडीएम में, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी सीसी की मीटिंग हुई थी, जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बन सकते, ठीक है, और उसमें हमने वो क्लियर कह रहे हैं आप अपनी गलती का एतराफ़ करें तो फिर आप पीडीएम में आ जाए। देखें, अगर उनको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे तो खैर काफ़ी टाइम उसमें हो गया, अगर बहुत थे तो अब बुला लेते लीडरशिप की मीटिंग और उसमें हमसे, अगर उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो हमसे पूछ लेते। ठीक है। एक और चीज़, उसमें एक और चीज़ है, अब ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश और मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि इनकी हुकूमत जो है 5 साल पूरे करे, तो पीडीएम तो इसलिए था कि इस हुकूमत को गिराएं, तो क्या उन्होंने उनको शोकास दिया कि आपने किस किस्म का ये बयान दिया है कि आप 5 साल इस हुकूमत को पूरे करें, हम तो पीडीएम, हम तो हुकूमत गिराने के चक्करों में हैं, तो और ज़ाती फिर हम ख्वाहिश कहते का हैं, इजहार करने में तो कोई पाबंदी तो नहीं फिर है। ज़ाती ख्वाहिश है तो मतलब है कि 5 साल पूरे करने दे रही है ना। अगर हम कह रहे हैं कि आप आए अदम एतमाद की तहरीक जमा करें, एक ठीक है, जमहूरी ठीक है, तरीका है ना, जमहूरी तरीका आप कहते हैं अपनाएं। नहीं इस्तीफे दो, चलो अब पीडीएम की मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह ये 28-29 को हो रही है, हमारी ख्वाहिश है, अब सुनेंगे आप और हम 28-29 को प्रोग्राम अब करें कि ये अब ऐलान करेंगे हम लॉन्ग मार्च भी करें फ़लाँ तारीख को, और फ़लाँ तारीख को इस्तीफे भी दे रहे राब्ते हैं, हैं। ये कहेंगे ना। रब्त ये है कि ठीक आज है, आज चले। आज टीवी पे आ रहा है कि उनकी मीटिंग है, तो उसमें इस्तीफों का ऐलान करें, अच्छा, कब इस्तीफे उनकी दें। मीटिंग है, यानी उन ये अलग हम हो तो गया। देखिए, हमारे अच्छी तहफ़्फ़ुज़ात बात जब है। तक दूर नहीं होते, ठीक है, हमारी ठीक है, कोई ख्वाहिश नहीं है बिल्कुल पीडीएम में सही। जाने की, ओके और ये फाइन। अगर ये अपनी तरफ से बयान दे कि ज़राए से ये चल रहा है, ज़राए से वो चल रहा है, हमारी कोई, जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होगी पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस नहीं जाएगी। ये चलें जी, क्लियर तो कट डिसीजन हुकूमत के लिए सुकून की सांसें ही सांसें हैं और आगे रावी चैन ही चैन लिख रहा है। शेख रशीद साहब बड़ा सही बात करते हैं कि हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, ये आपस में इनकी जो वो लंका है क्या होती है वो ढह चुकी है, ऐसे ही है, लेकिन बेनिफिशियरी हुकूमत है। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Nadia. It's an honor to be on your show. It's my first show My with you. pleasure. नादिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना, पीडीएम पहले रेलेवेंट थी, ना पीडीएम अब रेलेवेंट है और ना आइंदा रेलेवेंट होगी। देखें, ये हम पहले भी कहते थे, ये एक ऐसा गैर फितरी इत्तेहाद था जो सिर्फ जिसे कहना कि अपने करप्शन केसेस बचाने के लिए इकट्ठा हुआ था। देखिए, पीपल्स पार्टी की जमात जितना हम उनको समझते हैं या जितना उनका एक हिस्ट्री है, वो कभी भी मौलाना साहब के साथ नहीं चल सकते थे, और ये सब ने देखा है कि काफ़ी चीज़ों पर, बट सिंस कि ये सारा कुछ हुआ, उन्होंने एक इकट्ठी जिद्दोजहद की, लेकिन उसका जो नतीजा निकला सबसे सबने देखा कि वो क्या निकला। वो पहले भी फेल हुए, अब भी आगे भी। हमें तो खैर मतलब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी इस पर वेरिएंट था, उनका वेरिएंट बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर था कि आप पीडीएम को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें। और इस वक्त भी आपने देखा कि हमारी जितनी कंसंट्रेशन है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है। हमारी जो इकोनॉमी में हम जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो सबके सामने है, तो हमें तो इन चीज़ों से खौफजदा होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखें, इनकी ख्वाहिशें तो हो सकती हैं कि हुकूमत हम गिराएं, और उनकी ख्वाहिशों के लिए इन्होंने अपना तो हर तरीका, इन्होंने इदारों को गालियां देकर देख ली, इन्होंने जल्द से जुलूस निकाल के देख लिए, इन्होंने ईसीपी के ये इदारों की गालियों में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। देखें, मैं इसमें देखिए मेरी एक बात सुने, अगर पार्टी। इन्होंने कोई ऐसी वो किया है, और आइडियली मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ में घसीटना भी नहीं चाहिए था और ना कोई ऐसा काम करना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो अपने प्लेटफॉर्म से, और अब आगे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो गुड कॉप बैड कॉप का एक खेल रहे हैं, उनकी पार्टी में जो भी हो रहा है। बट
میرا پوائنٹ آف ویو ان دا اینڈ اور میری پارٹی کا یہ ہے کہ پی ڈی ایم ہمارے لیے ارریلیونٹ ہے. نہ وہ پہلے حکومت کے لیے خطرہ تھی جو ہم بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت ٹوٹلی بات کریں کہ ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرح سے اس اکانومی کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنے عوام کو ثمرات پہنچانے کے لیے جنہوں نے ہمیں الیکٹ کیا. دو چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اس سے زیادہ ارریلیونٹ ہو جائے گی کیونکہ اگر جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں, جو حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں, ان پہ اگر آپ لوگ قابو پا لیتے ہیں, خاص طور پہ جو معاشی اہداف تھے, یہ جو مہنگائی والا ایشو ہے, ادروائز تو کوئی ایسا پبلک ایشو یا عوامی ایشو تو پی ڈی ایم نے کوئی ریز کیا ہی نہیں, اس کا فلیگ لیا ہی نہیں جس میں آپ کو عوام میں پذیرائی ملتی. معذرت کے ساتھ یہ تو آپ اپنے کیونکہ پی ٹی وی بیٹھی آپ اپنی رائے دے سکتی ہیں. جواب دے دیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ عالیہ میں صاحب غلط ہوں تو سر مجھے جواب دے دیں. دے رہا ہوں جواب, مجھے عوامی اگر ایشو بولنے دیں گے تو میں جواب دوں گا. آپ بولیں. اب عالیہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ غیر فطری اتحاد ہے, تو آپ کا کون سا فطری اتحاد ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور ان چور ڈاکوں کے ساتھ جو ماضی میں بڑے غنڈے تھے, چور تھے, ڈاکو تھے. آج آپ حکومت کے لیے حکومت کے لیے آپ نے ان کا سہارا لیا, آج ان کے آپ ووٹ لے رہے ہیں. ریسنٹلی ایک اتحاد بنا جہانگیر ترین صاحب کا, اس کو آپ نے کیا, آپ جو کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ جو ایمنیزم پہ کیا, انہوں نے آپ کو شوکاز نوٹس دیا آپ لوگوں نے, بلکہ آپ کے سی ایم نے کہا کہ ان کے لیے میں نے علیحدہ ڈپٹی سیکرٹری بنا لی ہے. ان کے پٹواری ایس ایچ او جو بھی ان کے مرات جو ان کو چاہیے, جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, جو بھی فنڈنگ چاہیے وہ علیحدہ بنا لی. اور ان کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ بلیک میل ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج ایم کیو ایم آپ کا حصہ ہے, آج کاف لیگ آپ کا حصہ ہے, آج وہی شیخ رشید آپ کا حصہ ہے. آپ کے حصے بھی تھے. نہیں ہمارا نہیں بھائی, ہمارا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ہاتھ نہیں ملا رہے ان کے ساتھ. دیکھیں ہمارے تو شاید کل بھی حصہ ہوں, ہم تو پولیٹکس میں ہیں, ہمارا شاید وہ کل حصہ ہوں, ہمارا شاید مطلب ہے کاف لیگ یا اور جماعتیں شاید ہمارا پولیٹکس میں کل حصہ ہوں. یہ تو کوئی ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں یہ حکومت قبول ہی نہیں ہے جس میں یہ لوگ ہوں گے. کہتے نہیں یہ جو اچھے والے ہیں ہمارے پاس آ گئے, جو برے والے ہیں ان کو انہوں نے نکال دیا. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ پولیٹکس میں آپ کو کچھ مجبوری ہوتی ہے, آپ کو ان کو ساتھ لینا پڑتا ہے. آج آپ کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہتے تھے؟ ہم تو نہیں کہتے, جو بھی ہے وہ چیزیں دیکھیں, اس کے جواب وہ خود دیں گے. نہیں اب میں بتاؤں, آپ ایسے کریں, کل میرے ساتھ ایک پروگرام کریں, چلتے ہیں بازار میں, یہ اپارا چلتے ہیں, دوسرے مارکیٹ میں چلتے ہیں, اور عوام سے لے لیتے ہیں کہ آپ یہ معیشت بہت مضبوط ہو گئی ہے, آپ کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, مہنگائی نہیں ہوئی ہے, بے روزگاری ختم ہو گئی ہے. میں پارا کیوں جاؤں, میں تو خود کہہ رہی ہوں مہنگائی ختم نہیں ہوئی, میں پارا کیوں جاؤں. میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے پاس کون سا وہ عوامی ایشو کا جھنڈا لے کے, یہ ایشو تھا مہنگائی, بے روزگاری, یہ چیزیں. ہاں ایک اور چیز ہے, انہوں نے جو بات کی ہے, جب وہ پی ڈی ایم کا حصے تھے, جب ہم ان کے ساتھ تھے, تو اداروں پہ تو بڑے گولہ باری کر رہے تھے, ٹھیک ہے. آج مسلم لیگ نے وہ گولہ باری بھی بس پارٹی پہ شروع کر دی. اب کریں ذرا مولانا صاحب اور پی ایم ایل والے ذرا اداروں پہ ذرا بمباری کریں, ذرا بیانات دیں. اس کے بعد تو انہوں نے ہینڈ بریک کھینچ لی ہیں. اب کہتے ہیں پیپلز پارٹی بہت بری ہو گئی, وہ ادارے بہت ٹھیک ہو گئے, کیونکہ ان کے اپنے گورنر نے کہا پی ایم ایل این کی, کیونکہ ان کا نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے ورنہ وہ جواب دیتے. خود زبیر صاحب نے کہا کہ ہمارے پنڈی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے. مطلب ہے کہ اب انہوں نے ہم نے تو نہیں کہا. سر وہ ڈر گئے نا, وہ سول سپریمیسی کی شاید آپ تعلقات کی لائن میں سول سپریمیسی کدھر چلی گئی پھر؟ تو سول سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے, سول سپریمیسی کہاں پر چلی گئی ہے؟ تو یہ تو نہیں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں انہوں نے جو بات کی, کیا آپ کی لوگوں نے, جن لوگوں نے کرپشن کیا, جن کو آپ لوگوں نے نکالا پھر واپس لایا, پھر آپ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسکرین سے بھی غائب ہو گئے ہیں, جن کو آپ نے نکالا اور آج وہ کدھر, ان کی انکوائری آپ نے کی؟ اکاؤنٹیبلٹی پہ جب بات آتی کیا ہے, وہ ثانیہ کیا تھی, وہ جو ان کا وہ پتہ نہیں کیا این جی او تھی, ان کی ایک خاتون آئی ہوئی تھی کینیڈا سے, بڑی قربانی دے کے کینیڈا سے آئی تھی یہاں پر, وہ جو این جی او ان کی تھی, وہ جو این جی او تھی, تو وہ کرپشن کی بیس پہ نکالی گئی. آج وہ کدھر ہیں اس ملک میں, کیا ان کے خلاف انکوائری ہو گئی؟ صاحب کدھر ہیں, ذوالفقار بخاری صاحب کدھر ہیں؟ آپ اس کا رسپونڈ کریں تاکہ میں دیگر ایشو پہ چلی جاؤں. ان کو میں سب باتوں کا جواب دے دیتی ہوں. دیکھیں جی بات یہ کرتے ہیں, بات ذرا پی ایم ایل این کیو قاتل لیگ تھی نا, بے نظیر صاحبہ کے قتل میں, جن کے اوپر یہ ووٹ لے کر آتے ہیں, جن کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ڈیپٹی وزیر اعظم تھے ان کے. پھر یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم تو ہر دفعہ, ہمیں تو یاد ہے ہاتھ جوڑ کے وہاں کون بیٹھا ہوتا تھا, جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. ہر ان کی حکومت میں 5 سال انہوں نے ایم کیو ایم کی بیساکھیوں پر ہی حکومت چلائی ہے. ہمارا سٹینڈ یہ تھا مائنس الطاف حسین کے ساتھ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کیا. اب آ جائیں, جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایشوز, ان کا ایشو ایک ہی تھا, ہمیں این آر او چاہیے.
जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं देना मैंने, और अब भी वो कायम है। फिर इन्होंने कहा इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन का एहसास जितना हमें है ना, शायद पीपल्स पार्टी तो उसका सोच भी नहीं सकती। मतलब दूर की हिस्ट्री में जाना पड़ता है, लेकिन याद कराना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इनकी हुकूमत आई थी ना, याद होगा आपको, लाइनें लगी हुई थी, पेट्रोल क्राइसिस, लाइनें लगी हुई थी। यहाँ से ये कहते थे कि पंजाब ने शुगर की प्राइसेस 115 कर दिए, पंजाब वाले कहते थे कि ये जो वफाक में हुकूमत बैठी है इसकी वजह मेरा से ख्याल है शुगर ये प्राइसेस आ challenges गए। हर नहीं नहीं हुकूमतों को नहीं, एक दरपेश सेकंड होते हैं। एक सेकंड, आप पीपी में भी रहे, PMLN नादिया, में मैं भी बड़े रहे, आराम PTI से, में भी रहे। मैं बड़ा देखिए एक बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है और मैं चाहती हूँ हम उसको आगे लेकर चलें। देखिए मैं इसलिए नहीं कि अवाम का हमें दर्द नहीं है, हमसे ज़्यादा अवाम का किसी को दर्द नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे कोई, हम आज तक देख लें जायदादें हम में से किसी ने नहीं बनानी, किसी ने ना सरे महल खड़ा करने ना एवन फील्ड खड़ा करने। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ कोई वो नहीं है। दुनिया के अंदर जो आपकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, अगर मैं बताऊं ऑयल की प्राइस इंटरनेशनली 178% बढ़ी है, और पाकिस्तान के अंदर मतलब इतने मुश्किल हालात के बावजूद हमने कंट्रोल करके सिर्फ 45%, यानी 178% बढ़ी है। आप इसको चेक कर सकती हैं। आटा आपका जो है दुनिया के अंदर 30% हुआ है और हम 25% के ऊपर, वो भी मैं आपको आगे बताया अभी जो सिर्फ एक सेकंड, recent, मैं अभी आगे जो, आगे मैं हाँ, मेरी पूरी एक दफा वो देख जो लें। जो जो शुगर है, 3.95 जीडीपी ग्रोथ के जो मैं क्लेम्स वो हैं, मैं आगे आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा इन्फ्लेशन के ऊपर बात करके मैं आगे चली जाऊँ। जो आपकी शुगर है 56%, 56% दुनिया में बढ़ी है और हमने सिर्फ 18% बढ़ाई है, और हमें उस पर भी तकलीफ है। इसी तरह से अगर मैं ये बताऊँ एनर्जी लेकिन की वो प्राइसेस तो वो तो एक पूरा 64%। स्कैम देखिए सामने आया है ना, देखिए शुगर देखिए माफिया, मेरे ये मेरे वो देखिए मैं वो उस एक पर मेन आ रही फैक्टर हूँ, भी मैं थे। उसके ऊपर आ रही हूँ। बात सारी सिर्फ इतनी है कि दुनिया से हमने जो एक इकोनॉमी ली थी ना, जो अब एक इकोनॉमी जा रही है, हमने एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ली थी, चले। जिसमें आप दालें भी बाहर से मंगवाते थे, चावल भी बाहर से मंगवाते थे, आपका शुगर भी बाहर से आ रही होती थी, आपकी पेट्रोलियम, एक एक चीज। अब हम हमने जा बेच रहे के हैं, मंगाई, देखिए ऐसा अब भी हम हुआ। जा रहे हैं, मैं वही, अब ये अच्छा, शिफ्ट मैं, हो रहा है, सिर्फ ठीक है, एक सेकेंड, अब ये शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बाद। आज अगर आप ये देखें तो आपकी 6 जो फसलें उन्होंने बम्पर प्रोडक्शन की है, गंदम की बम्पर प्रोडक्शन, गन्ने की, चावल की, मकई की, दालों की, आलू की। चले, मैं ये इनसे फर्क जवाब ले लूं। आपको पता चलेगा सिर्फ मैं एक एक सेकंड, सेकंड ये ना, अभी फर्क पता करते हैं ना, अच्छा चलेगा। नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा अब इसको कंटिन्यू वो करेंगे। उनको कुंडी साहब आप इन जी मैं चीजों सुन का रहा हूँ, जवाब बड़े जरूर दीजिएगा। बड़े आराम से और तहम्मुल से नहीं आपकी नहीं बात आप सुन रहा सुने, हूँ। आपको मैं परेशान भी देखना हो रहा था, मैं चाहिए। देख रहा था छत ना नहीं गिर नहीं, जाए। आप सुन लेते क्योंकि वो मैं जो statistics बात जो है करने वो लगी थी लेकर ना, आई थी, लेकिन मुझे बताएं। मैं जो मेरा सवाल था इसलिए मैं वहां तक ठीक पहुंचने है, लगी थी, सिर्फ मुझे वो सवाल कर लेने दीजिए मैं तो आप बड़ी आऊंगी। क्लियर हो जाता। सवाल कर लें, जी खैर ये भी हाँ, एक मैं मिनट और दे, सवाल मेरी कर तरफ से लेती एक हूँ मिनट उनसे। को दे दें, मेरा देखिए काट लें। मैं थैंक यू। मैं इसीलिए कहती हूँ ना, इनके साथ प्रोग्राम करने में लड़ाई नहीं होती, बहस होती है। सब्र, हाँ, तहम्मुल। तहम्मुल चले से। आप कोई सवाल मैं करें, फिर हम मैं आगे छत बढ़ेंगे। को भी साथ साथ देख रहा हूँ, नहीं मजबूत है। सवाल लेना, अब मेरी एक आपने बात दिया, सुने। 1 मिनट तो मैं देखें, ये मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, जब हम इन्हें 7 लेटर्स लिख रहे थे कि गंदम रिलीज कर दें, इन्होंने एक, जिसे कह लेना, एक दाना गंदम रिलीज नहीं किया। नवंबर 15 तक 7 लेटर्स मेरे पास, क्योंकि मैं कॉमर्स को भी देखती हूँ, 7 लेटर्स मेरे पास हैं, हमने सिंध हुकूमत को भेजे। उससे चले। क्या हुआ, आपका आटा पंजाब से सिंध जा रहा था तो उसने प्राइस बढ़नी थी। आज मुर्गी की ठीक अगर है। आप प्राइस देखें ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कराची के अंदर है। हम इन्फ्लेशन की बात तो करते हैं, आज अगर आप अपनी सारी रिपोर्ट्स चले। उठाकर देखें तो कराची के अंदर या सिंध के अंदर जो इन्फ्लेशन, यानी जो मैंने 1 मिनट डीसी दिया था, ज्यादा रेट हो है, गया। जो डीसी रेट है वो सबसे ज्यादा, यानी आप चले, कंट्रोल ही चले। नहीं कर पा रहे अब मुझे महंगाई के इनकी ऊपर। बातों का जवाब जरूर दे दीजिएगा, लेकिन जो इन्होंने बताया है और जो चीजें आई हैं, कल मोदीज की भी आया है कि 4.5 पे ये जीडीपी जाएगा, 3.95 बताया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये फर्स्ट फिगर्स हैं। आपके इस क्लेम को या इस रिफ्यूजल के लिए आपके पास क्या है वेट जो इसको दे? देखिए मैं तो बड़ा परेशान थे, बहुत सी बड़ी इतनी इतनी फाइल रही हैं, मैं तो फाइल, मुझे पता था मैं भी कोई फाइल पकड़ के ले आ जाता, खैर खाली कागज ही होते। देखिए अब ये चीज़ें अभी इन्होंने बताई, ये जब हमारी हुकूमत, जब हम ये बातें करते थे तो इनके जो मईशत के रसूल थे ना, असद उमर साहब, उस वक्त तो खड़े हो जाते कि नहीं दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम आएंगे तो 40 रुपये लीटर हो जाएगा। ये जो आज क्यों ये कह रहे हैं कि दुनिया में, हम भी उस वक्त कह रहे थे, उस वक्त माशी हालात दुनिया के बहुत ज़्यादा वो थे, ख़राब थे जो आज हैं। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में ये, और हम जब पेट्रोल की बात करते थे या डीजल की बात करते, यही चीज़ होती थी। लेकिन हमारे दौर में कम से कम 1 किलो चीनी के लिए आप पूरा दिन ज़ाया नहीं करते थे, और अंगूठे पे निशान होता था कि यार ऐसा हो कि दोबारा लेने आ जाए।
آج آپ کے دور میں شوگر مافیا کی چیزیں آتی ہیں، آپ کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم ملتان جاتے ہیں، شوگر مافیا کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جو انکوائری کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے مجبوری کے تحت. یہ چیزیں آپ کے دور آج چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. آج آپ نے تو 1 کروڑ نوکری دی تھی، وہ پھکی کہاں گئی آپ کی نوکریوں والی؟ 1 کروڑ آپ یہ ایوریج. چودھری نے آپ کے دور میں نہیں چینی پہ وہی میں بتانے لگی. دیکھیں جسٹس افتخار چودھری جو ہے اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا. آج جو جسٹس افتخار چودھری کدھر ہیں؟ آج وہ ثاقب نثار جو چوکیدارہ کرنا تھا اس نے کدھر ہوں گے؟ وہ آج مجھے بتائیں وہ چوکیدار کدھر ہے؟ ثاقب نثار نامی چوکیدار ہے. آپ کے اعتزاز احسن ان کی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے. اعتزاز احسن صاحب سے پوچھ لیں جسٹس افتخار چودھری صاحب کدھر ہے اور کیا پولیٹیکل ایجنڈا تھا، مجھے تو نہیں پتا. اب بولوں نہیں آپ پولیٹیکل ایجنڈا تو بتانا چاہیے. آپ ہی بولیں سر. لیکن میں جواب تو مطلب میں اگر چلو میں ایک جواب دے دوں اس کے بعد آپ سوال کر لیں. پلیز. دیکھیں پرابلم یہ ہے، میں وہی کہہ رہا تھا، وہ ایک پولیٹیکل تھے. وہ صبح اٹھتے تھے جی ٹماٹر یہ ہو گیا، پیاز یہ ہو گیا. بھائی آپ کا کیا، آپ لوگوں کو انصاف دیں. وہ تو ایک پولیٹیکل. اگر میرے ایک پارٹی کا بندہ وہ تو یہ تھا کہ یار اگر یہ بحال ہوتا ہے تو یہ چیزیں لوگوں کو انصاف ملے گا. آج جا کے آپ پوچھیں اس سے اعتزاز صاحب سے چودھری صاحب، آج میں کہتا ہوں ثاقب نثار کدھر؟ کہتے ہیں میں ٹینٹ لا کے چوکیدارہ کروں گا اس ڈیم کا. وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں آج اس کو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں مہربانی کریں، ہم بھی سفارش کرتے ہیں اس کو چوکیدار تو بھرتی کر دیں، جو ٹینٹ بھی ایک دے دیں، ہم دے دیں گے ٹینٹ ایک لے آئیں گے تاکہ ادھر جا کے ڈیم کو چوکیدارہ کریں. ٹھیک ہے 3.95 بالکل غلط ہے. اگر معیشت اتنی اچھی ہو گئی ہے تو لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ روٹی سستی کیوں نہیں مل رہی؟ آپ یہ گندم کی بات کر رہے ہیں نا، ہماری جب حکومت آئی تھی ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، جب ہم جا رہے تھے تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے. یہ ہماری صورتحال تھی گندم کی. آج آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں سندھ گندم کیوں جاتی ہے، آٹا کیوں جاتا ہے؟ بھائی ہمارا ملک نہیں ہے. جب آپ دیکھیں ایک دوسرے کو یہ سپورٹ ہوتی ہے. آج آپ نے سندھ پہ پانی بند کر دیا ہے. ارسا کا چیئرمین کیا کرتا ہے؟ مطلب ہے کہ سندھ کی مطلب ہے کہ آپ کے کہنے پہ سندھ کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ ملک میں اگر یہ اس قسم کا تعصب پھیلائیں گے تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا. اگر آپ شیئر نہیں دیں گے پانی کا صوبوں کو تو یہ حالات ملک کے جو ہے یہ لڑائیاں پانی پہ تھی، کیونکہ بیسیکلی جو حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے. لیکن اس کو لے کر مجھے مختصر سا بریک لینا ہے، بریک سے واپس آنا ہے. تو مجھے 2 چیزوں پر اور بھی بات کرنی ہے. ایک تو انتخابی اصلاحات جس کو ہم الیکٹورل ریفارمز کہتے ہیں، اس پر اپوزیشن کی جو خاموشی ہے اس کو افسوسناک یا مایوس کن بھی قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 29 مئی کو یعنی سیٹرڈے کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کے اور اے این پی کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کو کہا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت سیاستدانوں کے پروٹوکول پر عمل کرنے کے حوالے سے میچیور نہیں ہے. یہ بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. واپس آتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں. تم نے کس سے مشورہ کیا؟ پہلے اپنی ساس سے اور اس کے بعد ان کے کہنے پر زری باجی سے. وہ محکمہ بہبود آبادی کی ماہر فیملی ویلفیئر ورکر ہیں. انہوں نے مجھے ماں کی صحت اور بچوں کی پیدائش میں وقفے کے متعلق بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا. تم اپنے گھر کے قریبی سینٹر چلی جاؤ، اطمینان سے مشورہ کرو اور میاں بیوی مل کر فیصلہ کرو. سمجھداری کی بات، کنبہ بڑھائیں توازن کے ساتھ. محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا. اب خسارہ بس خدا را. بچے سب کو اچھے لگتے ہیں مگر ہنستے مسکراتے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی بہتر نگہداشت کے لیے کنبے کے افراد اور وسائل میں توازن رہے. توازن برقرار، زندگی باوقار. محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا.
जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तसर से ज़रा पीडीएम को क्लोज कर लें इस चैप्टर को, फिर ज़रा इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ और दीगर चीज़ों पे बढ़ते हैं। कुंडी साहब, एक बात का मुझे ये जवाब दें कि जो नैरेटिव की बात होती है ना, तो शुरू में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक मुझे अच्छी तरह से याद है बयान था कि अगर फेडरल में हमें किसी से बात करनी होगी तो हम शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे, प्रोविंशियल लेवल पे बात करनी होगी तो वहाँ के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से बात करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल शहबाज शरीफ साहब या हमजा के साथ होंगे बजाय इसके कि मरियम साहिबा, क्योंकि उनके अलग अलग दो नैरेटिव हैं। अब लेट्स सी कि पार्टी पे कौन सा बयानिया चलता है, लेकिन आप किस बयानिए के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? देखें, पहली बात तो है कि अगर आप पार्लिमानी पॉलिटिक्स है उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं, और पंजाब में जो है वो PMLN ने हमजा शहबाज को बनाए हुए हैं। कल वो कोई और किसी और को बनाते हैं, तो अगर आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे अगर बात करेंगे तो उनके साथ ही करेंगे। अगर आपने पंजाब में कुछ करना है, अगर आपने फेडरल में कुछ करना है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। लेकिन आपको देखें, अगर आपके बहुत भी हालात ख़राब होंगे लेकिन आपको फिर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आप उनके साथ ही बात करते हैं। आज सेनेट में आप देखें बहुत ही उनको एतराज़ है गिलानी साहब के, लेकिन उनके जो तारड़ साहब हैं या बाकी जो हैं मेंबरान, उनको जाना ये चाहे स्टैंडिंग कमेटी का इशू हो चाहे बाकी इशूज़ हों, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ वो रब्ते में करते हैं और उनके साथ ही बात करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट से बाहर है बात, उसके ऊपर तो उससे, लेकिन अभी अगर पार्लियामेंट के बाहर भी हो, क्योंकि उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, तो मरियम साहिबा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट थी और एक किस्म की आप समझ लें एक्टिंग प्रेसिडेंट थी, तो उनके साथ डील करना पड़ता था। अभी अगर वो इधर हैं तो डेफिनेटली हमारा जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे जैसे ही वो करते हैं उसी। मैं बात ही करी थी, बयानिए दोनों के मुख्तलिफ हैं। आप लोग किस ये उनका इंटरनल अफेयर है, वो तो खुद ही। लेकिन आप लोग पीपल्स पार्टी किस बयानिए के साथ ज्यादा कंफर्टेबल? हम अपने बयानिए के साथ कंफर्टेबल हैं। नहीं, उनसे राब्ते रखने में देखिए, उनके साथ राब्ते इश्यूज हैं। हमने तो ज़्यादा जो बात है वो पार्लियामेंट के अंदर, जैसा वो बजट सेशन आ रहा है, बाकी चीज़ें उसमें तो हम शहबाज शरीफ साहब के साथ ही बात करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं अपने बयानिए के, आपका बयानिया क्या है? हम तो कहते हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक आनी चाहिए। एक जमहूरी तरीका है, अगर हुकूमत को आपने ख़त्म करना है, हुकूमत के खिलाफ है, यही हुकूमत के खिलाफ है ना, तो हुकूमत के खिलाफ है। हमारे यही था। देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम जीते हैं इलेक्शन, अगर हम इनको मजबूर न करते और हम न जाते उसमें क्या नाम है ज़मीनी इलेक्शंस में, तो आज इनका ये बयान ना होता कि हम जीत रहे हैं, उन्हीं की वजह से वो जीत रहे हैं। तो आज अगर मतलब ये कहते हैं, अब ये एक उस पर कि जी इस्तीफे दें, हमने कहा इस्तीफे लास्ट ऑप्शन है, ये नहीं है कि आप उसको नहीं, आप आई डोंट नो किसके कहने पे उन्होंने कहते हैं। एक लंबी बात है उस पे, लेकिन पुरानी है। अब तो बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी गलती तस्लीम करें। आपने इमेच्योर अगर हम इतने थे तो मैंने पहले ही कह दिया था, तो फिर APC मौलाना साहब बुला लेते, PDM वो बनवा लेते, तो अब वो इतने मैच्योर हैं तो बुला लेते ना। बहुत बड़े मतलब है कि कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ उनसे, तो वही पार्टी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल ने APC बुलाई, उन्होंने PDM बनवाई, मौलाना साहब ने नहीं बनाई। ठीक है, आपका जवाब मिल गया। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा, अब मैं अगर PMLN से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी से रब्ता हो जाए, लेकिन जो नैरेटिव की बात होती है, बयानिए की बात होती है, आपको लगता है, मैं आपका एक एनालिसिस हवाले से ले रही हूँ कि आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ साहब का बयानिया रूल करेगा या मरियम साहिबा का बयानिया, या मरियम साहिबा खुद इस वक्त खामोश हैं या उनको खामोश कराया गया आपकी नज़र में? नादिया, मैं 2-3 बातों का जवाब देकर इस बात की तरफ आती हूँ। इन्होंने कहा कि पेट्रोल के ऊपर असद उमर साहब बहुत बात करते थे। आपको अगर याद हो, पेट्रोल लेवी के ऊपर बात होती थी। अगर मैं बताऊँ 30 रुपये लेवी होती थी। आज इस वक्त पिछले 5 महीने से इस हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस के अंदर इंस्टेड ऑफ आपके पूरे रीजन के अंदर, मतलब ये मेरे पास पूरा ग्राफ है कि आपके पेट्रोलियम नहीं, ये पार्टी ग्राफ पे नहीं चलती, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एक साल में 40 रुपए पेट्रोल ज़्यादा हुआ है। नहीं जी, आप कैसे, ये देखिए पाकिस्तान इस वक्त 0.7 डॉलर पर लीटर पर है और इंडिया 1.25 पर लीटर पर है। और कल की उनकी लीडरशिप की ट्वीट थी कि पिछले 5 महीने में 10 दफा उनकी पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं और 5 महीने में हर दफा प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पेट्रोलियम लेवी को कम कर देते हैं। जो 30 रुपए थी आज वो 10 रुपए पर आ गई। ये अवाम के लिए कि अवाम को रिलीफ देने के लिए। फिर इन्होंने बात की थी कि जी नौकरियां, देखिए मेरी एक बात सुने, 50 लाख घरों पर अब बात क्यों नहीं होती? इसलिए कि सस्ते घर मिलना शुरू हो गए हैं, लोगों को नजर आ रहा है कि मुतवस्सत तबके को आसान एक साथ के ऊपर अब घर मिल रहे हैं। फिर ये बात करें, इतनी तो इनॉग्रेशन हो चुकी है, आपको लोगों को मिल रहे हैं, आप मतलब अब आपको, मेरा ये ख्याल है कि नादिया हम इनको अपने साथ आइंदा लेकर जाएंगे और एक हम ट्रिप रखते हैं ताकि ये जाकर दें। ये ऐसा नहीं है रोटी कपड़ा, देखिए आपको जाना चाहिए, मीडिया वालों को साथ हो चाहिए। रोटी कपड़ा मकान का, रोटी कपड़ा मकान का वादा इन्होंने किया था, पूरा हम कर रहे हैं, और वो भी 30-40 सालों के बाद। फिर इन्होंने कहा देखें
LSM क्या है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। 9% जब उसमें इंक्रीज होता है ना, और 9% उन चीज़ों के अंदर इंक्रीज होता है कि आपका सेक्टर, मतलब आप ऑटो सेक्टर में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, तो उसकी फैक्ट्रीज लग रही हैं। 7 नई कंपनीज पाकिस्तान में आकर अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं। आज मोबाइल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है? टेक्सटाइल्स में आप फैसलाबाद में देखें कि 2016 के अंदर जब लूम्स तक बंद हो गई थी, ये कि इन एक्सपोर्ट शॉर्ट बढ़ी है, जो इंडिकेटर्स हैं वो शो कर रहे हैं, जो बात मानने की है वो मानने की नादिया, है। कल मैंने देखें इंडिकेटर्स पे थॉरली जब ये बात एनालिस्ट के करते साथ हैं ना, इकोनॉमी पे प्रोग्राम देखिए किया था, बात करते हैं ना जो जब हम, इंडिकेटर्स उन्होंने शो किए थे वो बेहतर थे। जी, नहीं, मोडीज की देखिए, ऑब्जर्वेशन उनकी हमारे सामने आई है, ब्लूमबर्ग, उन्होंने कहा है कि W 4.5 पे चली जाएगी एग्जैक्टली। 22 और देखें तक। ये हमारी इसलिए ये है कि जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एक इंडिकेटर होता है कि लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, जॉब क्रिएशन हो रही है। अब आ जाए जो आपने ये बात की है कि बयानिया, देखें बयानिया जो है ना इदारों के खिलाफ, ये पाकिस्तान है, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये इदारों को गालियां निकालेंगे, ये उनके हेड्स के ऊपर तनकीद करेंगे तो अवाम उसको बाय करेगी। इनके ये जो बैक टू बैक जलसे फ्लॉप हुए हैं, इनके ये जो बैक टू बैक, आपने ये देखा है कि मतलब वो जमात जो क्लेम करती है कि सेकेंड हाईएस्ट वोट बैंक है उसका, उनके जलसों में 1000-1500 से ज्यादा लोग ना, और वो क्या 11 जमातों के जलसों में। आपको लगता है कि वो बयानिया बाय नहीं हुआ? देखें वो बयानिया बाय हो ही नहीं सकता ये जब तक, और देखें मेरी बात सुने, ये जो शहबाज शरीफ वाला है ना, शहबाज शरीफ साहब की तो एक जिसे कह लें कि उनको तो हमेशा से ये है कि मुझे किसी तरह से इक्तदार में आना है, ये वही कोशिश हो रही है। लेकिन अब हमारे इदारे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये लोग जो है ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, और अब इस वक्त गुड कॉप बैड कॉप के ऊपर मरियम नवाज साहिबा को पीछे किया गया और शहबाज शरीफ साहब को लाया गया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि प्रेशराइज करके तो कुछ होना नहीं है, तो अब ये करके देख। ठीक है, अब हमने अगर मूव फॉरवर्ड करना है, वे फॉरवर्ड देखना है, तो कुंडी साहब मैं ज़रा अब पार्लिमानी सियासत की आप बात करें ना, कि जाहिर सी बात है जमहूरियत में जमहूरी जमात है, पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत में बिलीव करती है। क्या आप इस पर बिलीव करते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म वक्त की अहम ज़रूरत है? बिल्कुल, इलेक्टोरल रिफॉर्म वक्त की अहम ज़रूरत है। और मुझे बताएं कि अभी आधा टर्नओवर तकरीबन इस हुकूमत को गुजर गया। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करते हैं, उसमें हमारी काफ़ी रिजर्वेशन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से। जिस मुल्क में RTS सिस्टम का स्विच ऑफ कर दिया जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो 2 मिनट का काम है, जिस पे जो है उस पर बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी को जो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से। और ये अब बताएं ना कि हमने तो पहले भी कहा कि आप आए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लेके, आप अपने एजेंडा तो बताएं ना कि आपका क्या है। सर एक सेकेंड, आपने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है, तो ये जो एजेंडा आपको बताएंगे ये टॉक शोज में बैठकर बताएंगे या आप किसी कमेटी में, किसी पार्लिमानी कमेटी में क्या इन्होंने शिरकत करेंगे, तो फिर आप लोग बात करेंगे? दो चीज़ें हैं ना, जब इनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं तो इनका कमेटी भी आ जाती है, इनकी सब कुछ फिर ये ले आते हैं बिल या ऑर्डिनेंस जो है, वो ऑर्डिनेंस क्या ले आते हैं या बिल सब नहीं पेश करते हैं कि हमने ये कर दिया, आप हमारे साथ चलें। इस किस्म की इस्लाहत नहीं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। 18 अमेंडमेंट हमने पास की है, 100 से ज़्यादा तरमीम हमने यूनिवर्सली पास करें। हमें भी कोई कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा, अगर ये आ गए हैं तो मतलब ये नहीं है कि मतलब है कि ये सब कुछ है, लेकिन हम इस्लाहत के हक में कुछ रिजर्वेशन, हमारी बहुत सी रिजर्वेशन है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से तो बहुत। यहाँ पर RTS सिस्टम बैठ जाए, आप मुझे बताएं दुनिया में शायद 2% भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अब स्विच ऑफ कर दिया जाए, वो कहते हैं RTS सिस्टम बैठ गया। जी आलिया हमजा साहब, इनकी रिजर्वेशन है, लेकिन मैं आज तक एक और चीज़, आज तक हमें ये नहीं पता चला कि सेनेट के इलेक्शन में कैमरे किसने लगाए थे। ये कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साइंस है। ये बिल्डिंग इलेक्शन में तो बहुत कुछ नहीं पता चला, हमें भी नहीं पता चला। आपको नहीं पता चलेगा, मैं बताऊं आपका ये भी कह रही है उनको भी नहीं पता चला। आपकी ये PTV की बिल्डिंग है ना, इसको MD हेड करते हैं ना, सपोज यहाँ पे MD हेड करते हैं, जो भी यहाँ पे चेयरमैन व्हाटएवर, तो इस बिल्डिंग में कोई आएगा या कोई चीज़ इंस्टॉल करेगा तो उनको तो पता होगा ना क्या चीज़। ठीक है, आज तक हमें स्पीकर साहब ने ये नहीं बताया कि कैमरे किसने लगाए। ठीक है, कब पता चलेगा? अच्छा चले, मैं 10 साल बाद 20 साल बाद करती हूँ। मैं दोबारा इलेक्टोरल रिफॉर्म पे आती हूँ। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि अपोजिशन की इस पर खामोशी मायूस कुन है या अफसोसनाक। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है या कोई कमेटी तश्कील दी है जिस पे आपने इनको बाज़ाब्ता तौर पर कोई इजलास तलब करके कोई इनको दावत दी हो कि जी फला तारीख को है, आप आएँ, उसमें शिरकत करें और जो भी अपनी रिजर्वेशन है वो हमसे शेयर करें?
अच्छा नादिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। सेनेट इलेक्शन के लिए जब हम ऑर्डिनेंस लेकर आए या हम अमेंडमेंट, पहले तो हम अमेंडमेंट लेकर आए तो इन्होंने बहुत कहा कि अब तो सेनेट इलेक्शन सर पर आ गए हैं, अब आपने बहुत देर कर दी। आज हम 2.5 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की मशीन लेकर आए हैं, और आप ये जो बात कर रही है ना, मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात आप बता दें, वोटिंग की जो मशीन है वो नेशनल असेंबली के बाहर पड़ी है। अगर आप ये देखें कि प्रॉपर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसको बाहर रखा गया है, मैं आप कोई भी जाकर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन लेकर उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको याद हो, स्पीकर साहब ने इनको दावत दी, उन्होंने सारे पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया। पार्लिमानी लीडर्स का मतलब ये है कि हर पार्टी की जो पार्टी लीडरशिप है नेशनल असेंबली के अंदर, उन्हें इनवाइट किया कि आप इस पर ब्रीफिंग लें, आप इसको आकर देखें, आपके जो रिजर्वेशंस हैं हम उनको एड्रेस करते हैं। बट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया उस मीटिंग में आने के लिए, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया उस पर ब्रीफिंग लेने के लिए। देखें, हम इनके एड्रेस, जो इनकी रिजर्वेशंस है, हम एड्रेस तो तब करेंगे जब ये आएंगे, उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, उसकी ब्रीफिंग लेंगे। देखिए, सिर्फ ये जो मीडिया की गेम है ना, आकर बयान दे देना इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये होगा, आरटीएस बैठ गया तो ये होगा, उसके फीचर्स तो देखें वो किन ममालिक में इंप्लीमेंट है और उसके अंदर क्या है। देखने की हमें एतमाद ही नहीं है। पहले आरटीएस सिस्टम का स्विच ऑफ किसने किया था तो बता दें। नहीं, अच्छा, आप कहते हैं आपको इन पे एतमाद नहीं है, और आप दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, कौन करेगा? एक पॉइंट में आपको बता दूं, आज मुझे बताएं कि वो कमेटी जो इन्होंने बनाई थी, जिस पे हम बार बार कह रहे थे, जो कि इन्होंने बनाई थी कि जी वो जो इलेक्शन के जो रिगिंग हुई उसके लिए हमने कमेटी जो प्रोफेसर खट्टर की स्क्वाड कर रहे हैं, वो बताएं उसकी दूसरी मीटिंग कब होगी। मैं सिर्फ एक सेकंड का जवाब ले लूं इनसे। आप ये कहते हैं ना, बार बार कहते हैं आरटीएस सिस्टम बैठ गया, सिंध में हुकूमत तो इनकी बनी हुई है, आरटीएस बैठने से तो आपकी हुकूमत बनी है। आपके साथ जब अंपायर्स नहीं होंगे, आपके साथ बैसाखियां नहीं होंगी, तो यही हाल होगा जो आपका हुआ है ज़िमनी इलेक्शंस में जो आपके साथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माइसा हमीद साहिबा। अच्छा माइसा हमीद साहिबा, मुख्तसरन आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें हैं पीडीएम के रिवाइवल की, और इसी सिलसिले में वो मौलाना साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो पीएमएलएन के अंदर इस वक्त क्या तासुर है पीपल्स पार्टी की वापसी को लेकर? देखिए जी, जो भी कल एक इशाया दिया गया वो अपोजिशन लीडर का था। पॉलिटिकल अपोजिशन जो है उसको जो है बजट के लिए और दीगर जो हमने अपोजिशन एज एन अपोजिशन जो हमने किरदार अदा करना है उसके लिए जो है वो बजट ये डिनर दिया गया था। और मैं ये समझती हूँ कि जो पीडीएम है वो एक सेपरेट इशू है। पीडीएम की हमारी जो स्टांस है वो अभी तक जो है वो कायम है कि पीपल्स पार्टी आके हमें एक्सप्लेनेशन दे कि इन्होंने बाप पार्टी से क्यों वोट किए, और अगर वो नहीं देना चाहते वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि पीडीएम में जो है सारी पार्टी जो है वही मौकफ लेके चले जो डे वन से था कि हमने वोट को इज्जत दिलवानी है, और जो है अच्छा इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो जो है ये खत्म किया जाए। और ये सारे से इनको हम बड़ा सक्सेसफुली लेके चले थे। इसका आपको जो है सही जो इसकी अक्कासी करते हैं वो बाय इलेक्शन है जिसमें जो है पीटीआई जो है वो एक इलेक्शन शायद की है, बाकी सारे 9 के 9 इलेक्शन जो है पीटीएम नहीं। मुझे एक बात बताएं माजिद साहबा, मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को के रिवाइवल की कोशिशें तो कर रहे हैं ना? देखिए, शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के रिवाइवल की कोशिश ये तो हमें अगले पीडीएम के जो इजलास है उस पर जो है सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। और नहीं, आपको नहीं पता शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, पीडीएम के रिवाइवल पे बात की, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात आए, आपके इल्म में नहीं है? देखिए, मेरे इल्म में है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो फाइनल डिसीजन है या सारा जो फैसला है वो इकट्ठे बैठ के सारी पॉलिटिकल पार्टी जो रह गई हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगी। हम लोग एक जो इंडिविजुअल पीडीएम में पीएमएलएन तो नहीं है ना, सारी बाकी पार्टी नहीं, मैं सारी पार्टी की बात ही नहीं कर रही, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को के रिवाइवल की कोशिशें कर रहे हैं, मौलाना साहब से मुलाकात कर रहे हैं। ज़ाहिर है मौलाना साहब पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है, वो तो पीडीएम के प्रेसिडेंट है।
देखिए पार्लियामेंटेरियन लेकिन पीडीएम में भी और जो है एज एन ऑपोजिशन आउटसाइड द पार्लियामेंट उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है और शहबाज शरीफ साहब रिवाइव भी करना चाहे पीडीएम को तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं, हमारी तो डे वन से ये नियत थी कि पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी के पीडीएम में दोबारा शामिल होने से कोई रिजर्वेशंस हैं पीएमएलएन को? हमें है, हमने आपको बताया डे वन से रिजर्वेशन नहीं की है हमारी रिजर्वेशन। अच्छा, तो अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आती है तो फिर पीएमएलएन क्या करेगी? पीएमएलएन कुछ भी नहीं करेगी जी, हमने तो आपको बताया है कि पीएमएलएन ने कि अगर ये इनिशिएट किया है तो पीएमएलएन ये चाहती है कि आके हमें बताया जाए कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि ये काम क्यों किया गया है, ये पेशावरत से किया जाता तो बेहतर होता। ये तो डे वन से हमारा मौकफ है। पीडीएम का रिवाइवल हो जाएगा, आप उनके रिकॉर्ड दुरुस्त कर दें। कैसे रिवाइवल हो जाएगा? वो कह रही है, मर रहे हैं जैसे पीडीएम के बाहर ही बैठे हुए कि हमें एंटर करा दें। हमने तो पहले ही कह दिया कि हमारी एक रिजर्वेशन है, जब तक वो रिजर्वेशन दूर नहीं होती। उनकी अपनी रिजर्वेशन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की वापसी हुई तो दूसरा कोई आप मुझे बताइए, अगर आप रिवाइवल की बात कर रहे हैं, आज मौलाना साहब के साथ अब्बासी की जो बात है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आगे से या पीछे से भी देखना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी पहले डे वन से स्टांस है कि पीपल्स पार्टी टेबल पे आए, आके अपनी एक्सप्लेनेशन दे या इस इशू को डिस्कस किया जाए ताकि आगे चला जाए। पीपल्स पार्टी ना हमारे भी डे वन से वही स्टांस है, हमारे भी डे वन से वही स्टांस है। जब तक हमसे जो है आप कोई मुआहदे से पीछे हट गए थे ना, मुझे कोई मुआहदा नहीं हुआ था। आप मुझे बताएं, चेयरमैन होगा ये नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो 4 लोग जिनकी ये बात कर रहे हैं उनको हेड कौन कर रहे हैं? पीएमएलएन के बंदे ही कर रहे हैं ना। इन्होंने शो का नोटिस दिए, उनको इलेक्शन कमीशन को भेजा कि ये हमारी पार्टी से फारिग हो गया और री इलेक्शन करवा दें, दे देना शो का नोटिस। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इनसे ये पूछें पीडीएम की रिवाइवल, ये वो जो हमने रोका था शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से, तो उसके बाद इनका नहीं वो जा रहे हैं, आप बहुत ही रोक लो, जा रहे हैं, जो भेज रहे हैं वो आपके हाथ में। मामला अभी अदालत में है ना, तो वैसे पूछ रही हूँ, इनको शायद आइडिया उसके बाद आया, उससे पहले तो इनको जिस तरह से रोका गया है। मौका दे, मैं जरा बात करूं। जी 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 भाई साहब बात कर ले कंप्लीट। ये आलिया अफजल से पूछे कि ये क्यों परेशान होती है पीडीएम के बारे में। ये परेशान हूँ पीटीआई के उस ग्रुप से जिसको ये मनाने की कोशिश करते हैं दिन रात और एनआरओ दे रहे हैं और अपने आप से हो जो एक इनका ग्रुप बना हुआ है और एक जो है दूसरा तरीन ग्रुप बना हुआ है, उसकी फिक्र करें कि बजट इनसे पास हो जाए खुदा करके। इनको पीडीएम की फिक्र नहीं होनी चाहिए। कोई असल में ना बड़ा तरस आता है मुझे इन पर नादिया। तरस इसलिए आता है कि वो जरदारी साहब ने इनसे गड़ी खुदा बख्श में पहले माथे टिकवाए, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए, बाद में इन्हें फारिग कर दिया। अब इनकी सारी उम्मीदें जो है वो राजा रियाज साहब से, तो इन पे तो तरस ही खाया जा सकता है। और क्या करें हम, छोड़ दे, और हम क्या कर सकते हैं। छोड़ दे कुंडी साहब, इंतखाबी ठीक है, ओके आपको सॉरी कब कर रही हूँ, मुझे भी इस बात से आता है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं ठीक है, ओके इमरान खान साहब आपको एनआरओ नहीं देंगे, माइजा आपको एनआरओ नहीं मिलने वाला। क्विक रिस्पांस लेना है कुंडी साहब से। क्विक रिस्पांस, मुझे एक चीज इस्लाह की बात पहले ये बताऊं, इनके घरों की जो बात हो रही है, पेशावर में जो घर दिए हैं हाउसिंग सोसाइटी उस वाले, वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हमारे दौर के शुरू हुए थे, जो कि हमने गरीब वर्करों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने थे। इन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगा के उसके ऊपर तख्ती लगा दी। लाहौर में भी उस वक्त शुरू किया था, लाहौर में भी शुरू किया। आप जाके देख लें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सियासत छोड़ दूंगा, वरना ये कौम से माफी संभाल लीजिएगा। पता नहीं कितने लोग आके ये बात करते हैं, सियासत छोड़ दूंगा, कोई नहीं, आप करें मेरे साथ पेशावर। चले चलते हैं, प्रोग्राम तो वाइंड अप कर लो फिर चलते हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आलिया साहब आपका भी, माइजा मीत का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।